हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग जलवायु विज्ञान अर्थात क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत वाताग्रों के संबंध में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले वाताग्र कहते किसको हैं उसकी परिभाषा को देखेंगे। उसके बाद वाताग्र निर्माण की आदर्श दशाएं कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद वाताग्रों की संरचना कैसी होती है, वाताग्रों की सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, वाताग्रों का वर्गीकरण और इससे उत्पन्न मौसमी प्रभावों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ विश्व के वाताग्र प्रदेश और अंत में वाताग्र जनन एवं वाताग्र क्षय अर्थात फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलाइसिस, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक, मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन सामग्री का अध्ययन करने के बाद आप आसानी से इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वाताग्र कहते किसे हैं इसे देखते हैं। तो सामान्यतः तापमान, आर्द्रता एवं घनत्व की भिन्नता से युक्त दो वायु राशियां विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर संचरण करती हुई एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वे भिन्न गुणधर्मों के कारण एक दूसरे से मिल नहीं पाती हैं। इस प्रकार अपने अपने गुणधर्मों को बनाए रखने के लिए वे एक संक्रमणीय क्षेत्र के सहारे अलग रहती हैं। इसी संक्रमणीय क्षेत्र को वाताग्र अर्थात फ्रंट्स कहा जाता है। तो इस परिभाषा के अनुसार वाताग्र निर्माण के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं उनमें पहला है कि भिन्न भिन्न तापमान, आर्द्रता एवं घनत्व वाली दो वायु राशियों की उपस्थिति, और दूसरा कि इन दोनों वायु राशियों का अभिसरण कन्वर्जेंस अर्थात विपरीत दिशाओं में बहते हुए एक दूसरे से आमने सामने मिलना। तो जैसे ही ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो वाताग्रों का निर्माण हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम आगे एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, इस चित्र में शीत वायु राशि को इस काले रंग से दर्शाया गया है और उष्ण वायु राशि को उजले रंग से दर्शाया गया है। इन दोनों वायु राशियों में तापमान, आर्द्रता और घनत्व संबंधी विभिन्नताएं हैं। यहाँ उष्ण वायु राशि गतिशील है, अधिक सक्रिय है, और जैसे ही ये उष्ण वायु राशि शीत वायु राशि से मिलती है तो घनत्व में कमी के कारण तुलनात्मक रूप से इसका घनत्व जो है सो कम होता है, तो उष्ण वायु राशि हल्की होती है और इस स्थिति में यह शीत वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन चूंकि दोनों के गुणधर्म जो भौतिक गुण है दोनों के अलग अलग हैं, तो इस कारण ये दोनों वायु राशियां एक दूसरे से मिल नहीं पाती हैं और एक संक्रमणीय क्षेत्र, जिसे इस चित्र में पीले रंग से दर्शाया गया है, दोनों अलग अलग रहती हैं। और जैसे ही उष्ण वायु राशि शीत वायु राशि के ऊपर चढ़ती है, इसका आरोहण होता है, वैसे वैसे यह ठंडी होती है और कंडेंसेशन की प्रक्रिया के कारण यहाँ पर बादलों का निर्माण होता है और उसके बाद वर्षा होती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आप जान लें कि चाहे उष्ण वायु राशि गतिशील हो या फिर शीत वायु राशि गतिशील हो, दोनों ही अवस्थाओं में उष्ण वायु राशि चूँकि घनत्व में उसका घनत्व कम होता है, वही शीत वायु राशि के ऊपर चढ़ती है। आगे बढ़ें। अब हम लोग वाताग्रों की संरचना इस विषय पर चर्चा करेंगे।
तो जैसा कि आपको पता है कि वायु राशियाँ जो होती हैं वो त्रिविस्तारीय होती हैं, अर्थात 3 डायमेंशनल होती हैं। अतः वाताग्र भी जो होते हैं वे त्रिविस्तारीय होते हैं, अर्थात इनका क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर अर्थात हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इनका विस्तार पाया जाता है। इन त्रिविस्तारीय वायु राशियों को ऊर्ध्वाधर तल में अर्थात वर्टिकली जो तल पृथक करता है दोनों को, उसी को वाताग्र पृष्ठ कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो वाताग्र पृष्ठ है वह धरातल से घर्षण तथा पृथ्वी के आवर्तन से उत्पन्न कॉरियोलिस बल अर्थात पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है, तो इससे एक बल उत्पन्न होता है जिसको कॉरियोलिस बल कहा जाता है, जिसकी प्रवृत्ति जो है वह उत्तरी गोलार्ध में किसी भी वस्तु या वायु को दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित करने की होती है। तो इस कॉरियोलिस बल और धरातल से जो घर्षण होता है उसके कारण यह ढालयुक्त होता है अर्थात टिल्टेड होता है, वह परपेंडिकुलर नहीं रहता है। और ये जो ढाल जो है जैसे जैसे इक्वेटर से हम लोग ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो वह बढ़ता जाता है। इसका कारण यह है कि इक्वेटर के पास कॉरियोलिस बल कम होता है और जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो कॉरियोलिस बल का मान बढ़ता जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो इसीलिए जब इक्वेटर से ध्रुवों की ओर हम बढ़ते हैं तो वाताग्र पृष्ठ की ढाल भी जो है वो बढ़ती जाती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण संरचना है, वाताग्र पृष्ठ की चौड़ाई जो होती है सामान्यतः 5 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की हो सकती है। चौथा कि जब दोनों भिन्न गुणधर्मों वाली वायु राशियाँ वाताग्र प्रदेश में मिलती हैं तब उनके घनत्व, तापमान एवं आर्द्रता में असातत्य अर्थात डिसकंटिन्यूटी उत्पन्न हो जाती है। पांचवा कि वाताग्र जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला उष्ण वाताग्र अर्थात वार्म फ्रंट्स, दूसरा शीत वाताग्र अर्थात कोल्ड फ्रंट्स, तीसरा स्थिरवत वाताग्र अर्थात स्टेशनरी फ्रंट्स और चौथा संरोधित या अधिविशिष्ट वाताग्र अर्थात ऑक्यूलेटेड फ्रंट्स। वैसे हम लोग वाताग्रों के प्रकार, इनकी विशेषताएं और इनका मौसमी प्रभाव इसी वीडियो के में आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जान लें आप कि वाताग्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब इन वाताग्रों का जो मानचित्र पर अंकन होता है उसे आप देख लें। शीत वाताग्र को इस रूप में दर्शाया जाता है अर्थात जो अर्धवृत्ताकार रूप में इन्हें दर्शाया जाता है। उष्ण वाताग्र को त्रिभुजाकार रूप में दर्शाया जाता है। स्थिरवत वाताग्र जो होता है उनको त्रिभुज और अर्धवृत्ताकार विपरीत दिशाओं में इन्हें दर्शाया जाता है मानचित्र पर। और संरोधित वाताग्र जो होता है उसे त्रिभुज और अर्धवृत्त इन दोनों आधार पर जो है सो इन दोनों रूपों में एक लाइन पर एक ही दिशा में दर्शाया जाता है। तो वाताग्रों का मानचित्र पर अंकन इस प्रकार किया जाता है, इसे आप समझ लें। आगे बढ़ें। अब हम लोग वाताग्रों की सामान्य विशेषताएं, कॉमन फीचर्स ऑफ फ्रंट्स, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम तापमान को देखते हैं। तो प्रत्येक वाताग्र के आर पार वायु के तापमान में भारी अंतर पाया जाता है। यह अंतर जो होता है आकस्मिक होता है अथवा कभी कभी यह क्रमिक भी होता है। तापमान में आकस्मिक परिवर्तन तभी होता है जब दोनों वायु राशियों के तापमान में काफी अधिक अंतर होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आप देख लें कि तापमान में जितना अधिक अंतर होता है वाताग्र प्रदेश की चौड़ाई जो होती है वह उतनी ही कम होती है, क्योंकि
तापमान में अधिक अंतर होने के कारण दोनों वायु राशियों में एक दूसरे में मिलने की जो संभावना है वह काफ़ी कम होती है और वाताग्र पृष्ठ शीघ्र ही और कम क्षेत्र में ही बन जाते हैं। चौथा कि वाताग्र क्षेत्र में शीतल एवं भारी वायु राशि के ऊपर उष्ण वायु राशि का आरोहण होता है। इस बात की चर्चा हम लोगों ने पहले की कि किसी भी कंडीशन में चाहे उष्ण वायु राशि सक्रिय है, अधिक गतिशील है तो, या फिर शीत वायु राशि गतिशील है तो, इन दोनों ही दशाओं में उष्ण वायु राशि ही शीत वायु राशि के ऊपर चढ़ती है। तो इस कारण वाताग्र में सदैव जो है सो ताप व्युत्क्रमणता पाई जाती है, अर्थात इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। मतलब नीचे ठंडा और नीचे से जैसे जैसे ऊपर हम लोग बढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है सो उष्णता टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो यह स्थिति जो है सो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की होती है। आगे बढ़ें। अब हम लोग वायु दाब को देखेंगे। तो सामान्यतः वायु राशियों में समदाब रेखाओं में तीव्र मोड़ उत्पन्न नहीं होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने वायु राशि से संबंधित अपने अध्ययन सामग्री में चर्चा किया था कि एक वायु राशि में तापमान, वायु दाब, आर्द्रता जो होते हैं वो जो है सो लगभग समान होते हैं, उसके समान क्षैतिज स्तर पाए जाते हैं। तो इसलिए जो वायु राशियाँ होती है उसमें समदाब रेखाएं जो होती हैं वह प्रायः सीधी होती हैं, लेकिन वाताग्रों पर वायु दाब प्रवणता में आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है। तो इस कारण सम वायु दाब रेखाओं में तीव्र मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य कि वाताग्रों को पार करने के क्रम में समदाब रेखाएं अनिवार्य रूप से निम्न वायु दाब की ओर मुड़ जाती हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस प्रकार के झुकाव से समदाब रेखाओं द्वारा जिस स्फान अर्थात वेज माने जिनके सहारे ये सम वायुदाब रेखाएं मुड़ती हैं उसका निर्माण होता है और यह उच्च वायुदाब की ओर इंगित करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि वाताग्र जो होते हैं वह निम्न वायुदाब की द्रोणियों में ही स्थित होते हैं। तो वायुदाब से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं एक वाताग्र के संदर्भ में। आगे बढ़ें। अब हम पवन पर चर्चा करेंगे। तो पवन जो है सो जैसा कि आपको पता है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है तथा समदाब रेखाओं के साथ न्यून कोण बनाते हुए चलती हैं। जैसे ये सम वायुदाब रेखा है और ये पवन की दिशा है, तो यह पवन की दिशा, पवन जो है वह सम वायुदाब रेखा के सहारे न्यून कोण पर चलती हैं। अतः वाताग्र क्षेत्र में वायुदाब प्रवणता में आकस्मिक परिवर्तन के कारण पवनों की दिशा में भी तदनुसार परिवर्तन हो जाता है। यदि किसी वाताग्र के एक ओर स्थित उष्णकटिबंधीय वायु राशि में पवन की दिशा दक्षिण पश्चिमी है तो वाताग्र को पार करते ही इसकी दिशा उत्तर पश्चिमी हो जाती है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ें। अब हम लोग वाताग्रों में बादलों का निर्माण और जो वर्षा होती है उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कि वाताग्रों पर उष्ण वायु के आरोहण से उनका रुद्धोष्म शीतलन अर्थात एडियाबेटिक कूलिंग हुआ करता है। यहाँ आप समझ लें कि रुद्धोष्म शीतलन क्या है, एडियाबेटिक कूलिंग क्या है। तो वायु के आयतन में प्रसार के कारण, विस्तार के कारण वायु में जो तापमान है उस तापमान का भी विस्तार हो जाता है और इस कारण से वायु जो है वह ठंडी होने लगती है। तो यह प्रक्रिया जो है रुद्धोष्म शीतलन कहलाती है, एडियाबेटिक कूलिंग कहलाती है। इसमें वायु का जो टेम्परेचर है वह बाहर नहीं जाता है, उसी में उसका फैलाव हो जाता है
और इसके कारण वायु शीतल होती है। तो इस रुद्धोष्ण शीतलन के कारण वाताग्रीय प्रदेश में आकाश में बादल छाए रहते हैं और अनुकूल स्थितियों में वर्षा भी होती है। मेघों तथा उनसे होने वाले वर्षण का प्रभाव प्रकार वह वाताग्र की ढाल और आरोही वायु में आर्द्रता की मात्रा पर निर्भर करता है। अर्थात जो उष्ण वायु में कितनी ह्यूमिडिटी है, इसी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। और साथ ही साथ वाताग्र की ढाल कैसी है, वह ज़्यादा खड़ी है या फिर उसकी ढाल मंद है। तो इन दोनों तथ्यों पर वर्षा की मात्रा सो निर्भर करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वाताग्र पर मेघों का विस्तार होता है, बादलों का विस्तार होता है, वह सैकड़ों किलोमीटर तक पाया जाता है। मेघों का निर्माण मुख्यतः आरोही उष्ण वायु में ही होता है। इस तथ्य की चर्चा हम लोगों ने पहले भी किया है इस पर, तथा उन्हीं मेघों से वर्षा भी होती है। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कभी कभी स्थानीय उष्मन के कारण शीत वृतांश में भी कपासी मेघों का निर्माण हो जाता है। अर्थात स्थानीय स्तर पर टेम्परेचर के कारण अगर बाष्पीकरण होता है तो शीत वायु में भी कपासी मेघों का निर्माण हो जाता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब हम लोग वाताग्रों का वर्गीकरण और उत्पन्न मौसमी प्रभाव अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रंट्स एंड सीजनल इफेक्ट्स, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो पीटरसन जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने वाताग्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। इस बात की चर्चा हम लोगों ने पहले की। इनका पूर्ण विकास होता है वह मध्य अक्षांशीय चक्रवातों में ही होता है। अर्थात टेम्परेट साइक्लोन्स जो शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन होते हैं, उनमें सो इनका विकास होता है। यह वर्गीकरण उष्मागतिक वर्गीकरण भी कहा जाता है, थर्मोडायनेमिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। इसका कारण है कि वाताग्र के स्वरूप निर्धारण में उष्ण एवं शीतल वायु राशियों की एक दूसरे की सापेक्ष स्थिति तथा वायु के अस्थायित्व एवं अस्थायित्व पर विचार किया जाता है। इसमें ये वाताग्र हैं उष्ण वाताग्र, वार्म फ्रंट्स, शीत वाताग्र, कोल्ड फ्रंट्स, स्थिरवत वाताग्र, स्टेशनरी फ्रंट्स और संरोधित या अधिविशिष्ट वाताग्र, ऑक्लूडेड फ्रंट्स। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, एक आप टेम्परेट साइक्लोन का सो ये ग्राफ आप देख लें तो ये उष्ण वाताग्र है और ये शीत वाताग्र है। तो उष्ण वाताग्र के ठीक पीछे जो उष्ण वायु राशि होती है उसे उष्ण वृतांश कहा जाता है, और इस शीत वाताग्र के पीछे जो ठंडी वायु राशि है इसे शीत वृतांश कहा जाता है। आगे बढ़ें अब। वैसे इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग जो साइक्लोन्स हैं उससे संबंधित अध्ययन सामग्री में मैं करूंगा। आगे देखते हैं। अब उष्ण वाताग्र अर्थात वार्म फ्रंट्स क्या हैं? तो जब उष्ण वायु राशि सक्रिय होती है अर्थात यह अधिक गतिशील होती है और धरातल को छोड़ करके शीत वायु राशि पर चढ़ती है, तो जो वाताग्र उत्पन्न होता है उसे उष्ण वाताग्र कहा जाता है। चूंकि उष्ण वायु राशि का आरोहण क्रमशः होता है, धीरे धीरे होता है, इसलिए वाताग्रों का झुकाव वह मंद होता है, 1:100 से 1:400 तक। इसलिए इनका प्रभाव धरातलीय स्थिति से काफी दूर तक होता है। उष्ण वाताग्रों के आगे पड़ने वाले क्षेत्रों का मौसम निम्न 2 तथ्यों पर निर्भर करता है। आप ये जान लें, पहला कि वाताग्र के ऊपर और नीचे स्थित वायु राशियों में आर्द्रता की मात्रा कितनी है, और दूसरा वायु राशियाँ स्थिर हैं या फिर अस्थिर हैं, स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं। तो इन 2 तथ्यों पर मौसम निर्भर करता है वाताग्र के, उष्ण वाताग्र के आगे पड़ने वाले क्षेत्रों का।
जैसे कि अगर उष्ण वायु राशि स्थिर होती है तो बादलों का क्रम बनता है, वह निम्न प्रकार से बनता है। सबसे ऊपर पक्षाभ मेघ बनते हैं, उसके नीचे पक्षाभ स्तरीय मेघ बनते हैं, उसके नीचे स्तरीय मध्य मेघ बनते हैं और सबसे नीचे वर्षा स्तरीय मेघ बनता है। तो ये बादलों के बनने का जो क्रम है वह तब है जब उष्ण वायु राशि स्थिर होती है। आगे देखें, परंतु जब आरोही उष्ण वायु राशि जो ऊपर चढ़ रही है उष्ण वायु राशि वह अस्थिर है तो कपासी एवं कपास वर्षी मेघ निर्मित होते हैं और इनकी मोटाई अधिक होती है। इसी प्रकार उष्ण वायु राशि के नीचे स्थित जो शीतल वायु राशि है वह अगर अस्थिर है, अनस्टेबल है, तो कपासी या कपास वर्षी मेघ निर्मित होते हैं। परंतु यदि शीतल वायु स्थिर है तो शीतल वायु में स्तरीय या स्तरीय कपासी मेघ बनते हैं। आगे देखें कि किसी स्थान से जब उष्ण वाताग्र गुजरता है तो वहां तापमान एवं वायु दाब में वृद्धि हो जाती है तथा वायु की दिशा में अचानक बदलाव हो जाता है। उष्ण वाताग्र के गुजरने के बाद उष्ण वृतांश आता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, जिसमें तापमान अचानक बढ़ जाता है और आर्द्रता में तुरंत वृद्धि हो जाती है और साथ ही साथ वायुदाब कम हो जाता है। जब उष्ण वाताग्र के गुजरने के बाद जब उष्ण वृतांश आता है और आकाश मेघ रहित हो जाता है, अर्थात बादल साफ हो जाते हैं। इस तथ्य को आप भली भांति समझ लें। आगे बढ़ें। अब हम लोग शीत वाताग्र को देखेंगे, कोल्ड फ्रंट्स। तो इस वाताग्र में शीतल वायु राशि सक्रिय होती है तथा उष्ण वायु राशि को अपने ऊपर चढ़ा लेती है, अर्थात इसमें उष्ण वायु राशि का निष्क्रिय आरोहण होता है। इस क्रम में शीतल वायु राशि धरातलीय घर्षण के कारण रोक ली जाती है। इससे शीत वाताग्र का जो ढाल होता है वह अधिक प्रपाती होता है, अर्थात 1:25 से 1:100। शीत वाताग्र के अग्रभाग को स्क्वेल हेड कहा जाता है। अब जब किसी स्थान से शीत वाताग्र गुजरता है तो वहाँ तापमान में आकस्मिक गिरावट होने लगती है और हवा के तेज झोंके के साथ इसकी दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। वायुदाब में आकस्मिक वृद्धि हो जाती है और इसके साथ ही साथ जो मौसम होता है वह तूफानी हो जाता है। तो किसी स्थान से शीत वाताग्र के गुजरने पर यह मौसमी प्रभाव है। आगे बढ़ें। अब जब शीतल वायु राशि द्वारा जो उष्ण और आर्द्र वायु राशि प्रतिस्थापित की जाती है, ऊपर चढ़ा ली जाती है, और वह वायु अगर अस्थिर है, जो उष्ण और आर्द्र वायु राशि है अगर वह अस्थिर है, तब मौसम थोड़े समय के लिए ही तूफानी होता है और जल्द ही वह सामान्य हो जाता है। लेकिन उष्णार्द्र वायु जो है, जो ऊपर उठाई जाती है, वह स्थिर है। ऐसी स्थिति में आकाश में मेघ छा जाते हैं और साधारण वर्षा होती है। अब शीत वायु राशि के आर्द्र एवं स्थिर होने पर आकाश में निचले मेघ काफी चौड़ी पट्टी में निर्मित होते हैं तथा धरातल के निकट कोहरा बन जाता है। लेकिन अगर शीतल वायु राशि अस्थिर है तो वाताग्र के गुजरने पर भी तूफानी वर्षा होती है। तो ये मौसमी प्रभाव है किसी स्थान से शीत वाताग्र के गुजरने पर। अब एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि वाताग्र की गति भी मौसम को प्रभावित करती है। जैसे तीव्र गति से अग्रसर होने वाले वाताग्र के गुजर जाने पर मौसम साफ हो जाता है। जितनी जल्दी वह गुजरता है मौसम उतनी जल्दी साफ हो जाता है। लेकिन अगर वाताग्र मंद गति से चल रहा है तो मौसम के साफ होने में समय लगता है। यह
स्वाभाविक बात है। आगे बढ़ें। अब हम लोग स्थिरवत वाताग्र अर्थात स्टेशनरी फ्रंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब वायु राशियों में किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है तथा दोनों वायु राशियां लगभग एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, तब स्थिरवत वाताग्र का निर्माण होता है। इस वाताग्र में कई दिनों तक आकाश में बादल छाए रहते हैं तथा फुहार के रूप में वर्षा होती रहती है। इस वाताग्र से उत्पन्न मौसम जो है तब तक बना रहता है जब तक कि दोनों वायु राशियों की विषमता दूर नहीं हो जाती है, अर्थात दोनों वायु राशियों में तापमान, घनत्व और आर्द्रता जैसी जो विषमताएं हैं वह दोनों दूर होकर के जब तक दोनों वायु राशियां मिल करके एक नहीं हो जाती हैं, वह विषमता दूर नहीं हो जाती है, तब तक यह मौसमी प्रभाव बना रहता है। चौथा वाताग्र है संरोधित या अधिविशिष्ट वाताग्र। तो जब कभी शीत वाताग्र अपनी तीव्र गति के कारण उष्ण वाताग्र तक पहुंचकर उससे मिल जाता है, तब संरोधित वाताग्र का निर्माण होता है। जैसा कि जो पूर्ण विकसित चक्रवात का चित्र हम लोगों ने देखा, तो उष्ण वाताग्र के पीछे शीत वाताग्र है और यह तीव्र गति से बढ़ते हुए शीत वाताग्र जब उष्ण वाताग्र से मिल जाता है, तब संरोधित वाताग्र का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में उष्ण वाताग्र के आगे की जो शीतल वायु राशि है, उष्ण वृत्तांश के पृष्ठभाग के शीतल वायु राशि से मिल जाती है तथा मध्य में स्थित उष्ण वायु स्फान को ऊपर उठा देती है, इस वेज को। तो इस प्रक्रिया को संरोध कहा जाता है। अब यह प्रक्रिया जो है यह दो प्रकार की होती है, इसे देखते हैं। पहला है शीत वाताग्र संरोध। जब शीत वाताग्र के पृष्ठभाग में स्थित शीतल वायु राशि का तापमान, गौर कीजिए यहाँ पर आप कि जब शीत वाताग्र के पृष्ठभाग में जो शीतल वायु राशि है उसका तापमान उष्ण वाताग्र के आगे स्थित शीतल वायु राशि के तापमान से कम और घनत्व उसका अधिक होता है, तब इन दोनों शीत वायु राशियों के मध्य एक नवीन संक्रमणीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, अर्थात एक अन्य वाताग्र बनता है। तो इस प्रकार असमान तापमान एवं घनत्व वाली दो ध्रुवीय वायु राशियों के मिलने से जिस वाताग्र का निर्माण होता है उसे शीत वाताग्र संरोध कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा जो है उष्ण वाताग्र संरोध है। जब उष्ण वाताग्र के अग्रभाग में स्थित शीतल वायु राशि, मतलब उष्ण वाताग्र के आगे की जो शीतल वायु राशि है, पृष्ठभाग की शीतल वायु राशि से अधिक शीतल अर्थात ठंडी एवं सघन होती है, तो संरोध के कारण जो वाताग्र संरोध उत्पन्न होता है उसे उष्ण वाताग्र संरोध कहा जाता है। आगे बढ़ें। अब इस संरोधन के कारण मौसमी दशाओं में शीत एवं उष्ण वाताग्रीय मौसम का मिश्रण होता है। इस संदर्भ में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो अब हम लोग विश्व के वाताग्र प्रदेश पर चर्चा करेंगे। तो वाताग्रों की उत्पत्ति उन्हीं प्रदेशों में होती है जहां वायु राशियों के तापमान में सर्वाधिक अंतर पाए जाते हैं। अतः वाताग्र उत्पत्ति के सभी प्रमुख क्षेत्र वायु राशियों के उत्पत्ति क्षेत्रों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है अटलांटिक ध्रुवीय वाताग्र। तो इनका विकास शीतकाल में अर्थात ठंडे के मौसम में ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि एवं उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि के मिलने से होता है। और इसके क्षेत्र हैं, निर्माण के जो क्षेत्र हैं, पश्चिम में पुर्तगाल, उत्तर में ग्रेट लेक्स तथा आइसलैंड के मध्य अटलांटिक ध्रुवीय वाताग्र का निर्माण होता है। दूसरा अटलांटिक आर्कटिक वाताग्र। इसकी उत्पत्ति अति शीतलित अत्यधिक ठंडी आर्कटिक क्षेत्र
तथा ध्रुवीय महासागरीय वायु राशियों के बीच के संक्रमण क्षेत्र में होता है, जो महत्वपूर्ण प्रमुख क्षेत्र हैं इसके। तो इस वाताग्र पर निर्मित चक्रवात जो होते हैं वह आइसलैंड से उत्तरी नॉर्वे होकर के कभी कभी साइबेरिया के ऊपरी तट के सहारे पूरब की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन तापमान में कमी के कारण ये क्षीण भी होते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। तीसरा आर्कटिक वाताग्र है। ये आर्कटिक क्षेत्र में महाद्वीपीय हवाओं तथा ध्रुवीय सागरीय हवाओं के मिलने से निर्मित होते हैं। इसके जो क्षेत्र हैं उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया के उत्तरी भागों में इनकी उत्पत्ति होती है आर्कटिक वाताग्रों की। चौथा भूमध्य सागरीय वाताग्र। इनकी उत्पत्ति यूरोपियन तथा उत्तरी अफ्रीकन और भूमध्य सागरीय वायु राशि के संगम स्थल पर शीत ऋतु में होता है, अर्थात ठंडे के मौसम में। क्षेत्र जो है इससे संबंधित, तो इससे दक्षिणी रूस, मध्य पूर्व एशिया, पाकिस्तान तथा भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, तो यहाँ ये वाताग्र में जो चक्रवात निर्मित होते हैं वो शीतकाल में वर्षा करते हैं भूमध्य सागरीय वाताग्रों से। आगे बढ़ें। पांचवा प्रशांत महासागरीय आर्कटिक वाताग्र। तो प्रशांत महासागर के उत्तरी क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति अति शीतलित आर्कटिक क्षेत्र तथा ध्रुवीय महासागरीय वायु राशियों के बीच संक्रमण क्षेत्र में होता है। इसमें भी तापमान में कमी के कारण ये ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, ये क्षीण होते हैं। अब हम लोग वाताग्रों से संबंधित दो टर्मिनोलॉजी है, वाताग्र जनन फ्रंटोजेनेसिस और वाताग्र क्षय फ्रंटोलाइसिस, इसे देखें। तो फ्रंटोजेनेसिस अर्थात वाताग्र जनन, इसका शाब्दिक अर्थ वाताग्र का निर्माण है, जिसे हम लोगों ने पहले देखा। टी बर्गरान ने इस शब्द का प्रथम प्रयोग नए वाताग्रों के निर्माण के संदर्भ में किया था। बाद में इसमें पूर्व निर्मित वाताग्रों के पुनर्नवीकरण को भी शामिल कर लिया गया। अतः वाताग्र जनन का अर्थ जो है वह नए वाताग्रों के निर्माण और क्षीण वाताग्रों के पुनः शक्तिशाली होने से है। अर्थात वाताग्र जनन में दोनों नए वाताग्रों के निर्माण को और क्षीण वाताग्रों के पुनः शक्तिशाली होने, इन दोनों ही प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। वाताग्र क्षय फ्रंटोलाइसिस, इसका अर्थ है वाताग्र का विघटन, जब भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियाँ एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, या फिर जब वायु राशियों के तापमान संबंधी अंतर जो है किसी कारण से समाप्त हो जाता है, तब वाताग्रों का विघटन हो जाता है। तो यह प्रक्रिया वाताग्र क्षय फ्रंटोलाइसिस कहलाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह अध्ययन सामग्री आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। वाताग्रों से संबंधित जो प्रश्न प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन सामग्री के आधार पर आप उनका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। मेरी अगली प्रस्तुति शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित है, उसे लेकर के मैं शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।